नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। आज असम के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी को एम्स का तोहफा दिया। यह अब तक का पूर्वोत्तर राज्यों का पहला एम्स है। इसके अलावा असम को 3 नए मेडिकल कॉलेज भी आज मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2017 में गुवाहाटी एम्स की आधारशिला रखी थी। गुवाहाटी एम्स को बनाने में 1120 करोड़ रुपए की लागत लगी है। उद्घाटन के बाद गुवाहाटी एम्स 150 बेड की क्षमता के साथ फिलहाल काम करना शुरू कर देगा और अगले 3 से 4 साल में 750 बेड की क्षमता को यह पूरा कर लेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 बेड वाले 3 चिकित्सा महाविद्यालयों, नागांव, नलबाड़ी और कोकराझार मेडिकल कॉलेजों का भी तोहफा असम को दिया है। इनमें से हर मेडिकल कॉलेज में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 100 एमबीबीएस छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता होगी। प्रधानमंत्री आपके द्वार आयुष्मान अभियान का भी प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया। साथ ही असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट का भी शिलान्यास उन्होंने किया है। असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट का शिलान्यास स्वास्थ्य से जुड़े क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लैटिनम जुबली समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत उन्होंने की और इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी पर पलाशबाड़ी और सुआलकुची को जोड़ने वाले एक पुल का शिलान्यास भी उन्होंने किया। ये पुल क्षेत्र में बहुत जरूरी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने शिवसागर स्थित रंग घर के सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मेगा बिहू नृत्य का अवलोकन भी करने आज पहुंचे। आपको बता दें कि जो बिहू उत्सव की शुरुआत आज असम में हुई है, उस मौके पर इसे काफी अहम माना जा रहा है। इसमें 10,000 से अधिक कलाकारों ने भाग लिया और एक ही स्थान पर दुनिया के सबसे बड़े बिहू नृत्य प्रदर्शन की श्रेणी में एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया गया। इसमें राज्य के 31 जिलों के कलाकारों ने भाग लिया। तो कुछ इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जो असम दौरा रहा, उस दौरान ये तमाम कार्यक्रम रहे। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के असम दौरे की और हाल के सालों में नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर में जो बदलाव आ रहे हैं उस पर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये समझेंगे अलग अलग पहलुओं से आखिर क्यों महत्वपूर्ण है पूर्वोत्तर का विकास और क्या है आगे की राह और क्या है चुनौतियां। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ आज तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं और आइए सबसे पहले देखते हैं कि असम दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने क्या कहा। नॉर्थ ईस्ट के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आज एक नई ताकत मिली है। आज नॉर्थ ईस्ट को अपना पहला एम्स मिला है और असम को 3 नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं। आईआईटी गुवाहाटी के साथ मिलकर आधुनिक रिसर्च के लिए 500 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी शिलान्यास हुआ है और असम के लाखों लाख साथियों तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने का काम मिशन मोड पे शुरू हुआ है। नए एम्स से असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर के साथियों को भी इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। और आज मुद्दा आपका में चर्चा के लिए मेरे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संदीप फुकन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी और शुक्रिया मुद्दा आपका में जुड़ने के लिए। मेरे साथ वर्णाली डेका जुड़ रही हैं जो कि डिप्टी कमिश्नर हैं कोकराझार डिस्ट्रिक्ट असम की। बहुत बहुत स्वागत है वर्णाली जी और आपका भी शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आर रश्मि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं मणिपुर के। रश्मि सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही राजीव अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट है फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। आपका भी राजीव जी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। संदीप जी आपसे शुरुआत करूंगी, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा और जिस तरह से खास तौर से हमने चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं आज के दौरे के बाद हम आता देख रहे हैं असम में, ये कितना महत्वपूर्ण है?
प्रीति जी, पहले तो मैं आपके दर्शकों को बिहू के शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ये असम में ये नया साल का शुरुआत है। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है, टाइमिंग को लेके भी है। प्रधानमंत्री जी को न्योता दिया गया था राज्य सरकार ने कि आप आके वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो आपने अभी बताया, 10,000 से अधिक बिहू डांसर्स इकट्ठे एक ही फुर्रुखजाए जो स्टेडियम है वहाँ पे वो लोग डांस करेंगे। लेकिन उसके अलावा बाकी जो ये बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो अनाउंस हुए, मुख्य तौर पे मैं एम्स के बारे में ज़िक्र करना चाहूँगा। हालांकि और सारे मेडिकल कॉलेजेस खुले गए हैं कोकराझार में, लेकिन अभी ऑलरेडी और कुछ है, जैसे गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, बरपेटा, फिर आपका जोरहाट, ये सिलचर, ये सब एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस है। तो ये एक बड़ा स्टेप है मेडिकल एजुकेशन के लिए। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने जो अभी बोला उनके भाषण में कि ये इसका महत्व क्या है, देखिए ये हेल्थ केयर के लिए एक बहुत बड़ा महत्व सिर्फ आसाम या गुवाहाटी के लिए नहीं है। ये गुवाहाटी से थोड़ा सी दूरी पे है, सांगसारी बोल के, इट्स ऑलमोस्ट एडजॉइनिंग, जैसे दिल्ली नोएडा। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जो स्पेशल क्रिटिकल केयर इलनेस, मतलब क्रिटिकल इलनेस केयर जो चाहिए बाकी स्टेट्स के लिए, वो बड़े आसानी से अब हो जाएगा, क्योंकि सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, चाहे वो मेघालय हो, शिलोंग से आप 2 घंटे में, 2-2.5 घंटे में आप सीधा अस्पताल आ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हेल्थ केयर सेक्टर में, प्रोग्रेस है, क्योंकि वो आप बाकी सारे सिर्फ एक आसाम को नहीं, आप पूरे रीजन को सर्व कर रहे हो। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बाकी जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है। जैसे पलासबारी से ग्वालकोसी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज, उसका इनाग्रेशन, फिर आपका मेडिकल कॉलेजेस मैंने कहा ही। तो ये एक हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में एक फोकस रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट, प्रीति जी, आपको ये भी देखना चाहिए कि एक स्ट्रेटेजिक इलाका है। बिल्कुल। एक तरफ तिब्बत है, भूटान है, नेपाल, भूटान और म्यांमार से हमारा बॉर्डर सटा हुआ है। चिकन नेक एरिया से तिब्बत और बाय एक्सटेंशन चाइना का बॉर्डर दूरी ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये स्ट्रेटेजिक रीजन है, तो इसमें फोकस लाजमी है कि फोकस होना चाहिए सेंटर का, और वो अधिक फोकस हमने देखा है पिछले कुछ सालों में। बिल्कुल। जो पॉइंट आपने स्ट्रैटेजिकली किस तरह से इम्पोर्टेंट है ये पूरा इलाका, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल वर्नाली जी, कोकराझार की जब हम बात करते हैं, करीब अगर मैं सही हूँ तो 90 से ज़्यादा गांव हैं जो कोकराझार के अंतर्गत कहीं ना कहीं आते हैं। उससे एक मेडिकल कॉलेज का मिलना, हम ठीक है पूर्वोत्तर के लिए एम्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोकराझार के लिहाज से, उस नज़रिए से अगर हम देखें, तो आज कितनी बड़ी सौगात मिली है उसे? ये कोकराझार के लिए ही नहीं, इनके जो आसपास के हमारे जो जिले हैं, जैसे साउथ सालमारा है, धुबरी है, ग्वालपारा है, सभी जिलों के जो पॉपुलेशन है, जैसे कोकराझार की पॉपुलेशन लगभग 9 लाख के आसपास है, और आसपास जितनी की पॉपुलेशन है सबके लिए ये खुशखबरी है। बिकॉज अदरवाइज क्या होता था कि यहाँ के लोगों को जाना पड़ता था या तो बरपेटा, जो कि लगभग 2.5 से 3 घंटा दूर है, या गुवाहाटी जो 3.5 से 4 घंटे लगते हैं। तो अब जो ये निर्माण हुआ है मेडिकल कॉलेज का कोकराझार में, और इसमें की आपातकालीन सेवाएं है, आईसीयू है, ओटी है, और जो जितने भी एक मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं होने चाहिए सारे ही है। और लगभग 535 करोड़ रुपए की लागत से ये निर्माण किया गया है। तो मुझे लगता है, जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है अभी, लगभग 2 साल मुझे जिले में होने वाला है, जो प्रैक्टिकली एक मेडिकल समस्याएं जो हमारे गांव में ही नहीं, लगभग 1000 गांव कोकराझार में है, गांव में ही नहीं, जो कोकराझार टाउन या जो टाउन अर्बन पॉकेट्स है, वहां पे भी जो प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे थे, मुझे लगता है कि ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। और बिहू के लिए जो है प्रधानमंत्री जी का एक गिफ्ट जो है, लोकार्पण जो उन्होंने आज किया है, और कोकराझार ही नहीं, साथ में जो नौगांव और नलबारी मेडिकल कॉलेजेस है, तो पूरा जो कैचमेंट एरिया है सभी के लिए एक बहुत खुशखबरी है। और मुझे लगता है कि जो लॉन्गिविटी है,
कुछ पॉकेट्स की, इससे और ज्यादा ये मेडिकल केयर, हेल्थ केयर का जो स्टैंडर्ड है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव होगा। ठीक है। आर रश्मि सर, पूर्वोत्तर के लिहाज से आप कितना अहम मान रहे हैं आज एम्स का मिलना, नए मेडिकल कॉलेज का मिलना, और साथ ही जो तमाम और हमने उद्घाटन और शिलान्यास होते आज देखे हैं प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान, क्योंकि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र की जब हम बात कर रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, इन तमाम राज्यों की हम बात करते हैं। और जैसा संदीप जी ने भी जिक्र किया था कि जो ये भाग है वो 5 देश, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल और चीन की सीमा से कहीं ना कहीं साझा करता है। और पूर्वोत्तर राज्यों का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का करीब करीब 8% है। मेडिकल टूरिज्म की दिशा में भी हम आगे बढ़ने की कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। आप बताइए कितना बड़ा कदम और आगे की राह क्या दिख रही है इसके बाद? ये सवाल मेरे लिए था, जी प्रीति जी जी। जी रश्मि सर। जी, धन्यवाद सबसे पहले तो मुझे आप इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम प्रधानमंत्री जी ने लिया है। देखिए, पिछले 60-70 सालों में उत्तर पूर्व लगभग उपेक्षित रहा है, और अपने पिछले करीब 9 सालों के कार्यकाल में जितना ध्यान मोदी जी ने उत्तर पूर्व पर दिया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। तो ये जो संदीप जी जो स्ट्रेटेजिक इशू की बात कर रहे थे उत्तर पूर्व को लेकर के, मैं इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि ये सारा उत्तर पूर्व जो हमारा अंचल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और उसकी बंदोबस्ती करने के लिए सबसे पहले अपने घर को सुरक्षित करना होता है। और इस दृष्टि में जो इस दिशा में जो हेल्थ और एजुकेशन और कनेक्टिविटी को लेकर के इस सरकार ने कदम उठाए हैं, ये बड़े सराहनीय हैं। और पिछली सरकारों ने भी काफ़ी काम किया है, लेकिन इस पिछले 9 और 10 सालों में जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, और जिस तरह से हेल्थ और एजुकेशन की व्यवस्था, कनेक्टिविटी की खास करके सुविधाएं बढ़ी हैं, वो अपने आप में अभूतपूर्व हैं, और इसका बहुत अच्छा असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। जैसे शांति की बहाली सबसे पहले जरूरी है अपने अंदर, तभी हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर पाएंगे। मेरा अपना अनुभव रहा है कि जब तक हम इन- अपने अपने युवाओं को हम्म। रोजगार और शिक्षा का अवसर प्रदान नहीं करेंगे, तब तक शांति की बहाली नहीं हो सकती और हमारा देश सुरक्षित नहीं रह सकता। और उत्तर पूर्व की सीमा बड़ी सेंसिटिव सीमा है, और इसके लिए जो कदम उठाए हैं प्रधानमंत्री जी ने, वो बिल्कुल निश्चित रूप से ये क्रांतिकारी हैं, और हमें इनकी पूरी सराहना करनी चाहिए। बिल्कुल। राजीव अग्रवाल जी, आपका नज़रिया इसे लेकर क्या है? जब जैसा रोजगार का जिक्र अभी आरा रश्मि जी ने भी किया, मैं समझना चाहूंगी ये जो आज हमने बड़े कदम आज कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर के लिए देखे हैं, इससे रोजगार के लिए, उद्योगों के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस तरह के रास्ते खुले? जी धन्यवाद। हमारा ये मानना रहेगा कि पहले तो प्रधानमंत्री जी का ये जो मूल्यवान समय है वो नॉर्थ ईस्ट को मिला, और नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए मिला। और इससे हेल्थ केयर सेक्टर के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, इसी से पहले तो जॉब उत्पन्न होना चालू हो जाता है, और फिर वहाँ पे जो हेल्थ केयर का जो एक फोकस आ जाएगा, उससे बहुत सारे अलाइड सेक्टर्स में भी उद्योग नहीं भी हो तो व्यवसाय का मौका मिलता है। लेकिन हेल्थ केयर की जहाँ तक बात करें, आवश्यक चीज़ें हैं जो आईआईटी के द्वारा भी एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जा रहा है, तो हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है इसमें। बिल्कुल। संदीप जी, अगर जब हम पूर्वोत्तर की बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर हाल के समय में हमने देखा है कि किस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहा है पूर्वोत्तर में। तमाम जो मंत्री हैं, हम देखते रहे हैं कि पूर्वोत्तर में लगातार दौरे रहे हैं, और छोटी बड़ी परियोजनाएं लगातार कहीं ना कहीं चर्चा में है। एक वो समय था जब पूर्वोत्तर को हम उतना चर्चा में नहीं देखते थे, लेकिन अब लगातार उसका चर्चा में बने रहना ये कितना ज़रूरी है अगर हम पूर्वोत्तर के विकास की बात करें तो? इसके दो पहलू हैं। एक तो जैसे अभी रश्मि जी ने कहा कि उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक इलाका है, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और उसको फोकस में आप जब तक फोकस में नहीं रखोगे तो आपका डेवलपमेंट भी उतना वो नहीं होगा। दूसरा एक राजनीतिक पहलू भी है,
कि एक टाइम था कि ये सारी जो स्टेट्स थे ये कांग्रेस स्ट्रॉन्ग होल्ड या कांग्रेस फोर्ट माना जाता था। आज जितने भी राज्य हैं, आठों राज्यों में, कई राज्यों में बीजेपी खुद की सरकार में है, जैसे मणिपुर में, अरुणाचल में, आसाम में, त्रिपुरा में। तो 4 स्टेट्स में तो वो अपने दम पे उन्होंने सरकार बना लिया और बाकी 4 स्टेटों में वो अलायंस पार्टनर है। तो कहीं ना कहीं जो इम्प्रेशन था कि प्री 2014 जो बीजेपी को एक हिंदी बेल्ट पार्टी के हिसाब से देखा जाता था, उस इम्प्रेशन को बदलना बहुत ज़रूरी था। और ये मैंने आपके प्रोग्राम में और आपके चैनल में पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि मतलब आप अगर पूरे 25 लोकसभा सीटें हैं, अगर आप एक एक स्टेट देखें तो हाँ, मतलब आसाम ही सबसे बड़ा स्टेट है जिसमें 14 लोकसभा सीटें, बाकी छोटे स्टेटों में 1-2 ऐसे हैं। लेकिन अगर आप ब्लॉक के हिसाब से देखें तो 25 सीट आप 25 लोकसभा सीट एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो एक पार्ट है जो स्ट्रेटेजिक, जो पॉलिसी ड्रिवन है। और जैसे रश्मि जी ने पहले भी कहा कि पहले भी सरकारों ने ये उसकी ऐसा नहीं है कि पहले सरकारों ने उसका संज्ञान नहीं लिया या बिल्कुल ही इग्नोर किया, ऐसी बात नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का ये हिस्ट्री रहा है नॉर्मली कि जो स्टेट जिस पार्टी की सरकार केंद्र में रहता है, नॉर्मली उसके साथ अलाइन हो जाते हैं। जो छोटे स्टेट्स हैं वो, या जो रीजनल पार्टीज हैं उनके साथ अलाइन होते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि 4 राज्यों में बीजेपी ने खुद की सरकार बना ली। वो जो उनका पुराना इम्प्रेशन था कि ये तो सिर्फ हिंदी बेल्ट में ही वो सक्षम है सरकार बनाना, उस धारणा को इन्होंने बदला। तो ये 2014 से शुरू हुआ। और तो जब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो फिर आप इनकरेज भी होते हो। तो इसीलिए फोकस, जहाँ तक मैं देखता हूँ, ये फोकस रहेगा और उसी फोकस से वो काम करेंगे, क्योंकि जिसे इंग्लिश में कहते हैं कि इट इज़ ऑल्सो पेइंग पॉलिटिकल डिविडेंड्स। हालांकि ये बात सच है कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है। अगर मुझे आप क्योंकि मैं खुद ही आसाम से हूँ, अगर आप मुझे पूछो कि ऐसा कौन सा सेक्टर है, तो मैं बोलूँगा कि कनेक्टिविटी जो इम्प्रूव हुआ है वो रिमार्केबल है। और कई सारे चीज़ें अभी आपने पूछा था, जैसे जॉब क्रिएशन का। देखिए, जैसे हेल्थ केयर तो एक स्पेशलिस्ट फील्ड है। तो हेल्थ केयर में ऐसा नहीं है कि पहले अस्पताल नहीं थे, या पहले बहुत सारे प्राइवेट नर्सिंग होम हैं, बट सरकारी जो अफोर्डेबल हेल्थ केयर है, फिर एक जब एम्स बन जाता है तो उसके आसपास एक पूरा इकोसिस्टम हो जाएगा, लैब्स का, फार्मेसीज़ का, फिर आपके एम्बुलेंस ट्रांसपोर्ट का। तो अब वो जैसे लैब टेक्नीशियन है, वो तो चलिए टेक्निकल जॉब है, स्किल्ड प्रोफेशनल है। लेकिन जो होम जो आपका डोर टू डोर कलेक्शन, सैंपल कलेक्शन करता है, जो बाइक लेके आता है, वो नॉन स्किल्ड वर्कर भी हो सकता है, उसको भी रोज़गार का मौका मिल सकता है। क्योंकि मैं अभी कुछ हाल ही में मैं गया भी था, तो आप सोच नहीं सकते कि कितना लैंड प्राइसेस, वो मतलब वो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना ड्रामेटिकली वो पूरा वो रीजन बदल गया। सिमिलरली कोकराझार में पिछले मंथ गया था, वहाँ एक इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल था। तो जैसे रश्मि जी ने कहा था कि कितना इम्पोर्टेंट है शांति बहाल होना, तो 2013 में मैं जब उस टाइम में टेलीविज़न में रिपोर्ट करता था और वहाँ पे एक वायलेंस रिपोर्ट करने गया था। तो मुझे याद है कि शाम के 7 बजे जब मैं वहाँ से लौट रहा था गुवाहाटी के लिए, तो उस टाइम के जो डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने मुझे पूछा कि आर यू श्योर यू वांट टू गो बैक नाउ। और जब मैं पिछले महीने गया, तो मार्च महीने में, तो मैं रात के 10 बजे अपने होटल आ रहा था फ्रॉम द वेन्यू। तो मतलब कितना चेंज हो चुका है। तो इट्स मतलब आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखें तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये एक स्ट्रेटेजिक एक इलाका है और उसमें आपको फोकस बना ही रहना होगा। बिल्कुल।
आपने जो कनेक्टिविटी को लेकर बात उठाई है, पहले उस पर हम थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। रश्मि सर, मैं थोड़ा सा अब आप ही का नज़रिया इसे लेकर समझना चाहूँगी। अगर हम देखें एक तरह से, तो रेल, सड़क और हवाई कनेक्टिविटी को लेकर 4000 किलोमीटर सड़कें, 2011 किलोमीटर की 20 रेलवे परियोजनाएं, 15 हवाई कनेक्टिविटी परियोजनाएं विकसित हो रही हैं। रेलवे की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए अगर हम देखें तो तमाम 77,930 करोड़ रुपए की 19 नई परियोजनाएं हैं जिन्हें मंजूरी मिली है। तमाम और चीज़ें हैं जो कनेक्टिविटी के लिए हो रही हैं, और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं दुनिया की नज़रों में है, चाहे वो जलमार्ग कनेक्टिविटी की भी अगर हम बात करें। लगातार ये फोकस में रहा है और कनेक्टिविटी को लेकर कहीं ना कहीं सरकार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। कनेक्टिविटी पूर्वोत्तर के लिए कितनी बड़ी चुनौती अब तक रही है, और फिलहाल इस कनेक्टिविटी को जितना हम और मजबूत होता देखेंगे, कितना बड़ा परिवर्तन पूर्वोत्तर में आता देखेंगे हम? बहुत सही कहा आपने। देखिए, कनेक्टिविटी हर चीज़ का आधार है, खासकर उत्तर पूर्व के राज्यों में। उत्तर पूर्व के राज्य बड़े डिफिकल्ट रीजन में स्थित हैं, 1947 में। तो ये हिस्सा लगभग हमारे देश से कट गया था, और जो पहले बंगाल के माध्यम से और बांग्लादेश के माध्यम से सारे यातायात के साधन उपलब्ध थे लोगों को, वो बिल्कुल एक ही रात में, रातों रात सब खत्म हो गए। तो ये देश का ये हिस्सा लगभग हमारे देश से कट चुका था। इसलिए कनेक्टिविटी इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट। और इस बात को कई लोगों ने कई बार कहा है पिछले 5 और 6 दशकों में। इस पर कितनी बार बातें हुई हैं, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस जरूर है कि जिस गति से प्रगति होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और पिछले 10 सालों में इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। और इस बात से, कनेक्टिविटी के चलते ही आप देखेंगे कि हमारी शिक्षा पद्धति में हमारे जो युवा हैं उनकी शिक्षा के स्तर में काफी इम्प्रूवमेंट आया है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है, जो सामाजिक विकास के मानदंड होते हैं, उनमें भी जो बाहर हमारे देश का जो दूर का हिस्सा है, उससे लोगों का जब आना जाना बढ़ा है, तब ये इन सुविधाओं में असर आया है, उनमें विकास आया है। वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, या बाकी किसी भी तरह की सर्विसेज का हो। तो इसमें एक बहुत तेजी से प्रगति आई है, और इसलिए भी ये कनेक्टिविटी हमारे इस रीजन में शांति को बहाल करने की दिशा में एक काफी उसका बड़ा योगदान है। ये आज आगे भी इसको हमें मेंटेन करके रखना होगा, क्योंकि देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा लगता है। कनेक्टिविटी, एंड पर्टिकुलरली इन अ डिफिकल्ट रीजन लाइक दैट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, it is extremely investment intensive, very heavily capital intensive. जो बाकी देश में जो खर्च होगा उससे करीब 3 गुना ज्यादा खर्च होता है यहाँ पर। तो जो प्लानिंग कमीशन की व्यवस्था जब पहले थी, तब उसमें बड़ी सोच विचार करके इसमें पैसा मिलता था। लेकिन अब जो है, राज्यों को ये अधिकार मिला है, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, उसमें भारत सरकार के रिसोर्सेज को मिला करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए जो स्कीमें बनाई हैं सरकार ने, उससे काफी फर्क आया है। और ये आगे भी हमें इस इन्वेस्टमेंट के इस लेवल को बढ़ाए रखना होगा, और ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने इस पर काफी ध्यान दिया है। बिल्कुल, जो कनेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं पूरे पूर्वोत्तर के विकास के लिए सबसे, मैं कहूँ, अहम पहलू या कहें रीढ़ की हड्डी की तरह है, जिस पर लगातार काम किया जा रहा है। और अब एम्स की सौगात पूर्वोत्तर को, मेडिकल कॉलेज की सौगात, और पूर्वोत्तर में जो विकास की दिशा है वो आगे क्या दिख रही है, क्या जो पोटेंशियल पूर्वोत्तर के अंदर है, क्या वो पूरा हासिल कर लिया गया है, या कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां फिलहाल ध्यान देना जरूरी है, और खासकर कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिन पर ध्यान देकर पूर्वोत्तर को विकास की राह पर, विकास की पटरी पर और तेजी से आगे दौड़ाया जा सकता है। तमाम और पहलू हैं जिन पर हम चर्चा को आगे जारी रखेंगे। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, और मुद्दा आपका में आज हम उत्तर पूर्व प्रगति पथ पर इस पर चर्चा कर रहे हैं, और उत्तर पूर्व से जुड़े जो तमाम विकास के अलग अलग पहलू हैं उन पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। वर्णाली जी, जब कोकराझार की बात करें, हम जानते हैं कि कोकराझार की अपनी अलग तरह की समस्याएं रही हैं। यहाँ बहुत बेसिक एमिनिटीज़, बहुत बेसिक चीज़ों के लिए भी लोग एक समय से जूझते रहे हैं। अब कितना बड़ा बदलाव आप कोकराझार में फिलहाल देख रही हैं?
देखिए, जैसे अभी संजीव जी ने बोला है वही बात मैं कल सोच रही थी। कल प्रधानमंत्री जी का जो लोकार्पण का कार्यक्रम है उसका आयोजन करके मैं रात को 11 बजे आ रही थी, तो मैंने देखा कि सारे सड़कों पे गाड़ियां चल रही थी, दुकानें भी कुछ खुले थे। तो मैंने अपने ड्राइवर को पूछा कि भैया ये पहले कैसा था, तो बोले कि मैडम 2016-17 तक 3-4 बजे के बाद कोई बाहर दिखता ही नहीं था। तो पिछले साल तक कोकराझार एक डिस्टर्ब एरिया रहा था। यहाँ पे बहुत हिंसा की घटनाएं बहुत सारे होते रहते थे। तो उस स्थिति से आके इतने कम दौरान में एक आज जो हम लोग डेवलपमेंट देख रहे हैं वो एक ऑलमोस्ट इट इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। और हर एक क्षेत्र में, जैसे अभी कोकराझार में 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, एक यूनिवर्सिटी है, कोकराझार में अब मेडिकल कॉलेज खुल गया है, यहाँ पे टाटा का कैंसर केयर इंस्टीट्यूट है। तो जो ग्रेडियंट ऑफ डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज्यादा पिछले जैसे 16 से लेके अब 23 हो गया है, पिछले 6-7 सालों में ही ये सारे डेवलपमेंट्स यहाँ पे हुए हैं। और हर एक क्षेत्र में, जैसे आप अगर रेट ऑफ एजुकेशन देखे या आईएमआर एमएमआर देखे, तो पहले जैसे द मोर्टालिटी रेट इन इन्फेंट और मैटरनल मोर्टालिटी रेट पिछले हेल्थ सर्वे में बहुत ही खराब था, बट अगर पिछले 2 साल में आप देखेंगे तो काफी इसकी इम्प्रूवमेंट हुई है। अगर आप मैल न्यूट्रिशन के केस में देखेंगे उसमें भी काफी कम हो गया है, मैल नरिशमेंट बहुत कम हो गया। तो हर एक जो इंडिकेटर है, हर एक इंडिकेटर में कोकराझार का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। और मुझे लगता है एक्चुअली अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रही थी एक जो रिप्लाई था, मतलब पार्लियामेंट का एक रिप्लाई था, तो मैं काफी सरप्राइज थी देख के कि पिछले 2017-18 से अभी तक पूरे पूर्वोत्तर भारत में 3 लाख करोड़ से भी अधिक वो जो 10% ग्रोस बजटरी सपोर्ट स्कीम है उसमें केंद्रीय सरकार ने इन्वेस्ट किया है। और ये ग्राउंड लेवल पे कोकराझार एक जिला है जो हम लोग चिकन स्नेक का जो एंट्री पॉइंट है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो मेनलैंड इंडिया जिसको बोला जाता है उससे जो नॉर्थ ईस्ट की एंट्री पॉइंट है वो कोकराझार में है, श्रीरामपुर गेट कोकराझार में है। और भूटान से हम लोग कनेक्टेड है, सटे हुए हैं, वी आर द क्लोजेस्ट एडजॉइनिंग भूटान। तो ऐसे एक जिले में भी, इतने एक रिमोट जिले में भी वो डेवलपमेंट दिखने लगा है। And it is basically because of the increased budgetary allotment, और B क्योंकि ग्राउंड लेवल पे उसकी ट्रांसलेशन हर एक जो क्षेत्र है उसमें ये हो रहा है। ठीक है। संदीप जी, जो आज के उद्घाटन और सौगातों की बात करें तो प्रधानमंत्री असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट का भी प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया। उन्होंने ये कहा कि जो हमारी ज़रूरतें हैं उस हिसाब से रिसर्च और इनोवेशन की बहुत ज़्यादा R&D की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हम ज़रूर हैं, मेडिकल आपने जो प्रोफेशनल्स की बात की उसमें भी उतार चढ़ाव लगा रहता है देश के अंदर। तो ये जो R&D की बात अपनी ज़रूरतों के हिसाब से है उसमें इंस्टीट्यूट कितना कारगर साबित हो सकता है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली क्या है, जो पहले रश्मि जी भी बोल रहे थे, आसाम में क्योंकि हम लोग जोग्राफिकली थोड़ा हट के हैं मेनलैंड इंडिया से, तो वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स जिस हिसाब से होने चाहिए वो हुए नहीं हैं। जो लेगेसी इन्वेस्टमेंट मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मली जो सेक्टर्स जो फोकस में रहे हैं वो चाय और ऑयल। सबसे पहले रिफाइनरी वहीं बनी थी डिगबॉय में, लेकिन जब से आईआईटी वो बना, और आईआईटी काफ़ी साल हो गए, आईआईटी वहाँ पे आईआईटी गुवाहाटी, और जो आईआईटी गुवाहाटी इन रिसेंट टाइम्स इट हैज़ कम अप लाइक रियली वेल। तब आईआईटी के भी जो अपने रैंकिंग्स है उसमें बहुत ऊपर में आ चुका है। और उसके साथ कोलैबोरेशन होके जब ये क्योंकि ये आप देखिए सिर्फ एक स्टेट नहीं, जैसे मैंने आपको पहले भी एम्स के संदर्भ में कहा, एक स्टेट ने ये इनोवेटिव केयर जो है वो पूरे रीजन 8 स्टेट्स को, अगर हम सिक्किम को भी ले लें तो 8 स्टेट्स को केटर करेगा। और उसी लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे क्योंकि अगर आप ये सरकार के तरफ से पहल होना चाहिए। रिसेंट टाइम्स में जैसे अभी मैडम ने कहा टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट वो आए हैं, बट वो हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप फर्स्ट स्टेप अगर सरकार लेती है तो फिर
जब वो सेक्टर ग्रो करेगा तो प्राइवेट प्लेयर्स ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ऐसे इनोवेशन और हेल्थ केयर का एक हब बनाया जाए। और आपने पहले कनेक्टिविटी की जो बात की थी, तो कनेक्टिविटी आपको मैं एक उदाहरण दे, मुझे याद आ रहा था तो मैं आपको एक बताना चाह रहा था, एक एग्जाम्पल देना चाह रहा था। एक जगह है धेमाजी, ब्रह्मपुत्र के उस साइड अपर असम में, और इधर डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज सबसे क्लोजेस्ट है। आपको पता होगा बोगीबिल जो ब्रिज है, रेल कम रोड ब्रिज, तो वो जब बन रहा था तो वो 2 दशकों से ऊपर लगा वो ब्रिज बनते बनते। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार, क्योंकि वो वहीं से सांसद थे, असम से राज्यसभा का सांसद थे, उन्होंने फिर उसको प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, वो ब्रिज पहले साइन हुआ था असम अकॉर्ड में, राजीव गांधी सरकार में, HD देवे गौड़ा के सरकार में उसका वो एक्चुअल काम शुरू हुआ। मनमोहन सिंह जी के सरकार में वो उसको प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया गया, और मोदी जी के सरकार में उसका इनॉग्रेशन हुआ। उससे पहले आपको मतलब मैं बताना चाहूँगा कि जो हेल्थ केयर सिस्टम था, कोई भी अगर बीमार हो तो धेमाजी से डिब्रूगढ़ आना होता था, तो आपको नाव से क्रॉस करके फेरी से लाना होता था। और जब फ्लड्स हो, और आपको पता है कि फ्लड्स हमारे यहाँ 3-4 महीने होते हैं, तो वो जो उसको असम में अब क्या फेरी, मतलब वो स्मॉल बोट, पानी कैंटर बोलते थे, उसको मैं एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो नहीं कर पाऊँगा, बट स्मॉल मोटराइज बोट्स उनको उससे लेके आते थे, और वो अनसेफ माना जाता था। तो पेशेंट्स को कितनी तकलीफ़ होती थी। अब इट टेक 7 मिनट्स, 7 मिनट 8 मिनट का ड्राइव हो गया है। मतलब जस्ट द ब्रिज का मैं बोल रहा हूँ कि ये डिफरेंस है क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो यानी जो धारणा बदलने की आपने बात कही थी शुरू में ही नॉर्थ ईस्ट को लेकर, वो धारणा काम के जरिए ही कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश की गई। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब अभी हुआ है पिछले 8 साल से, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वो ये फोकस पहले से था, लेकिन वो शायद स्पीड जो ज़रूरी था, जिस स्केल और स्पीड जो पहले होना चाहिए था, वो शायद अब थोड़ा फोकस में आया है, और उससे डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स कैन बी सीन ऑन द ग्राउंड। बिल्कुल। रश्मि जी, जब हम मैं जिस तरह से कह रही हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के पोटेंशियल की बात करें, क्योंकि कनेक्टिविटी में जिस तरह से सुधार हो रहा है, और स्वास्थ्य सेवाओं की हम बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात हो रही है, तमाम और सेक्टर्स हैं जिन पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। हमने देखा जब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की डेवलपमेंट के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया, जिस तरह बजट एलोकेशन की अभी बात वर्नाली जी ने भी की है, तमाम जो खास पहले हैं बजट में भी हम देखते रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल NER यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स की बात की गई है। यानी कोशिश ये हो रही है नीति आयोग के साथ मिलकर कि जो हर डिस्ट्रिक्ट है उसके पोटेंशियल को पहचाना जाए, और एक मैं कहूँ कि जो हेल्दी कंपटीशन है वो भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट के बीच में रखा जाए, और उस पोटेंशियल के हिसाब से कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर को आगे लाने की कोशिश की जाए। तो ये इस तरह की जो बारीक कोशिशें हैं, इन्हें आप कैसे देख रहे हैं? ये अच्छा कदम है। सॉरी, देखिए, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक मैट्रिक्स पूरे देश के लिए बना हुआ है, और उसमें फिर नीति आयोग ने राज्यों का भी आकलन करना शुरू किया है, राज्यों की परफॉर्मेंस की इंडेक्सिंग की है। अब वक्त आ गया है कि हम जिलों की भी इंडेक्सिंग करें और उनके परफॉर्मेंस का आकलन करें उसी हिसाब से, और उनको रिवॉर्ड करें, उनका पोटेंशियल को पहचानें, फिर उन्हें रिवॉर्ड करें। इसके लिए जो फाइनेंस कमीशन के हमारे जो ग्रांट्स मिलते हैं, अभी राज्यों को मिलते हैं। मेरा अपना मानना है कि हमें इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अब उसे जिलों के स्तर तक लाना चाहिए। उनके पोटेंशियल और उनके परफॉर्मेंस को पहचानते हुए जो हमारा फाइनेंशियल एलोकेशन होता है, आवंटन होता है, जिलों को उसके हिसाब से मिलना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि यह कदम जो सरकार का है, जिलों के परफॉर्मेंस और उनके पोटेंशियल को आंकने का, इस दिशा में एक कारगर कदम होगा। लेकिन इसमें इससे भी पहले सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि हमारी सरकार में पहले इस बात को समझा जाए कि उत्तर-पूर्व के राज्य हमारे लिए क्रिटिकल हैं और स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट हैं। उन्हें बाकी राज्यों से ज़्यादा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो स्ट्रैटेजिक हैं, बल्कि एक्चुअली उनका पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छा है। आप देखें, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के युवा हैं, अगर उनका आप
एजुकेशनल स्टैंडर्ड देखें, उनका सोशल बैकग्राउंड देखें, तो किसी भी वक्त हमारे मेनलैंड के बच्चों से आगे निकले हुए हैं। और उसकी कई सारी वजहें हैं। तो हमारा सोशल डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी बेहतर हैं बाकी राज्यों के मुकाबले। और इसलिए वो उनके अपब्रिंगिंग में, उनके हेल्थ में, उनके एजुकेशनल अटेनमेंट में ये लक्षित होता है। तो इसका हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमारा पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एक ऑर्गेनिक रीजन है। ये हेवीली फॉरेस्टेड रीजन है। करीब 67% ऑफ द एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन इज कवर्ड बाय ग्रीन कवर। और वहाँ तरह-तरह के रिसोर्सेज हैं, हमारे बायोडायवर्सिटी रिसोर्सेज हैं। इसका फ़ायदा उठा करके हमें इस पूरे रीजन को एक ग्रीन रीजन बनाना चाहिए, जो हमारी ग्रीन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है। तो इस रीजन में तरह-तरह का पोटेंशियल है। हमारे युवा सबसे सक्षम हैं। हमारा यहाँ बायोडायवर्सिटी रिच रीजन है, फॉरेस्ट रिच रीजन है। और बिल्कुल। इसकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए हमें एक विकास की पूरी योजना बनानी चाहिए। और इसमें पूर्वी भारत, बिल्कुल, बल्कि आपने हमारे एग्रीकल्चर और बाकी राज्यों से मुझे पूरी एग्रीकल्चर उम्मीद और है। उसके अलावा टूरिज्म जो है, ये दो बड़े सेक्टर्स की आपने बात की है। और एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए, इसे कहीं ना कहीं और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स भी बनाई गई है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। अगर वर्नाली जी बात करें, कोकराझार में मशरूम की खेती बहुत होती है, तो एग्रीकल्चर के नज़रिए से अगर समझना चाहें तो किस तरह का बूस्ट मिल रहा है, सहायता मिल रही है, कितना बदलाव आ रहा है, थोड़ा आप समझा पाएं तो। जी, एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र में दो चीजें मैं बताना चाहूंगी। एक, जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक विजन है कि डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, वो असम के केस में बहुत ही ज्यादा ये रेलिवेंट है, क्योंकि असम के अगर किसानों को आप देखें, जनरली अधिकतर ऐसे है कि वो सिंगल क्रॉप ही करते हैं। जो एक पैडी का सिंगल क्रॉप है, वो करके उससे जो इनकी आय होती है उसी से पूरा साल भर चलते हैं, और साथ में मनरेगा से जो इनकी इनकम होती है। तो अब जो ये डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम का विजन जो आया है, उसके तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, कोकराझार में ये ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया है। और इस पे काफी हमको सक्सेस भी मिली है कि जो पहला क्रॉप है उसको थोड़ा हम प्रीपोन कर रहे हैं, और दूसरा जो क्रॉपिंग है पैडी के अलावा उनको डाइवर्सिफाई करना सिखा रहे हैं किसानों को। जैसे लेग्यूम्स है, जैसे मस्टर्ड है, और ऐसे कई तरह के जो अलग टाइप्स ऑफ क्रॉप है वो हम सिखा रहे हैं, जिससे कि इनकी डिजास्टर रिजिलियंस अच्छी हो गई है। साथ में हम लोगों का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हमने मशरूम सिलेक्ट किया था, जो फिर मोदी जी का ही एक विजन है, ओडॉप। तो ओडॉप में मशरूम जब से हमने सिलेक्ट किया, हमने सारे जो प्लेयर्स है, जैसे संजीव जी बोल रहे थे कि एक बार शुरुआत हो तो बाकी प्लेयर्स, बाकी स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं। तो हमने शुरुआत जब किया तो इसमें बोडोलैंड यूनिवर्सिटी का जो टेक्निकल इनोवेशन सेंटर है, टीआईसी है, बायोटेक्नोलॉजी विभाग, वो आ गया। फिर कई सारे जो इंडस्ट्रीज है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, इन लोगों ने सीएसआर के अधीन में हम लोगों को डिजास्टर रेजिलिएंट मशरूम हब्स का सपोर्ट दिया है। साथ में जो फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप्स है, जो हमने क्या किया है कि हम लोगों के जो रूरल लाइवलीहुड मिशन की महिलाएं हैं, महिलाओं को हमने सीख दी है कि इनको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए एज मशरूम फार्मर्स, एज सेलर्स ऑफ मशरूम। तो ऐसे 2-3 लाइंस पे एग्रीकल्चर से हमारी जो डायरेक्ट ट्रांसलेशन हुई है, वो फार्मर्स की डिजास्टर रेजिलियंस कम हुई है। अगर असम को आप देखें तो जनरली क्या होता है कि अप्रैल से लेके नवंबर तक मतलब क्या बोले कि राम भरोसे टाइप का ही है कि इट डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल ज्यादा हो गया। और स्पेशली जो हम लोग नॉर्थ बैंक वाले जो जिले हैं, वो भूटान या ऊपर से जो ब्रह्मपुत्र या जो नदियां आती है, वहां पे अगर रेनफॉल ज्यादा हो गई, जब भूटान में अगर रेनफॉल ज्यादा हो गई, तो नेक्स्ट 2 दिन में हमारे यहाँ फ्लैश फ्लड आके पूरा जो खेती किसानी है सब कुछ ये ले जाता है, उड़ा के ले जाता है। तो इससे क्या फायदा होता है, जब 2 क्रॉप्स होते हैं या जब डिजास्टर रिजिलिएंट प्लानिंग हम लोग करते हैं, तो फार्मर का इनकम एक कांस्टेंट रहता है। साथ ही में इंश्योरेंस स्कीमों पे सरकार ध्यान दे रही है। कई बार हम लोग फोर्स कर रहे हैं फार्मर को, उनको समझा रहे हैं कि ये सारे स्कीम्स आप लीजिए, जिससे कि अगर उनकी मेहनत जो है 3-4 महीने की मेहनत करके अगर वो खेती फ्लड में चली जाती है, तो उसका एक उनको थ्रू द वेरियस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स उनको वो एक कुछ उसका वो एक हिस्सा उनको मिलता है। तो उनकी जो लाइफ
कि जो एक बेसिक इनकम स्टैंडर्ड है, एक इनकम लेवल है, वो मेंटेन हम लोग कर पा रहे हैं, मेनली बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। और असम के अगर आप डिस्ट्रिक्ट्स देखेंगे, अधिकतर ऐसे जिलाए हैं जो कि ऑलमोस्ट 90% डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज पे। ठीक है संदीप जी, जो एग्रीकल्चर वाला पॉइंट है इस पर थोड़ा समझाइए, क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं वो प्राकृतिक संसाधनों के मामलों में बेहद संपन्न है, और ऑर्गेनिक खेती की जब बात कर रहे हैं, जो अब धीरे धीरे स्वास्थ्य से भी अगर हम रिलेट करें तो कहीं ना कहीं एक ज़रूरत बनती जा रही है, और दुनिया भर में ये ज़रूरत होगी ऑर्गेनिक खेती की आने वाले समय में। 1981 से लेकर 2000 के बीच महज 3.3% की सालाना आर्थिक वृद्धि की दर से असम बढ़ा था। राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर इस दौरान 6% थी। और चाय और पेट्रोलियम, जिसका जिक्र आपने भी किया, वो ऐसी दो चीज़ें हैं जो तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से असम भारत के 17वें पायदान पर फिलहाल खड़ा हुआ है। अब ये माना जा रहा है कि जो रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति में अनुमान आते हैं कि असम में रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति में हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर में जैसे बाढ़ की जिक्र भी आया है, तमाम और चैलेंजेस हैं, पोटेंशियल और कितना है और इसे कैसे हासिल किया जाए? नहीं, चैलेंजेस तो बहुत है। बर्नाली जी ने बिल्कुल जो पॉइंट उन्होंने उठाया मैं उसी से आगे बढ़ाता हूँ। एक्चुअली ये भी सच्चाई है कि जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है वो बड़ा मतलब जो जिसे इंग्लिश में हैप्पी गो लकी बोलते हैं कि आपने आपका फसल आपने उगा लिया, हो गया, बस आप खुश है। उसका जो प्रोडक्ट का एक मल्टी क्रॉपिंग जो पैटर्न है, जिसको आप या कैश क्रॉप जो आप बाहर बेच सकते हो, ये सब अवेयरनेस इतना नहीं था। ये पिछले 10-15 सालों में आया है, इससे पहले नहीं था। मैं बोलूँगा कि बिगिनिंग ऑफ 2000 से ये स्टार्ट, मे बी 20 साल हो गया अब। तब से ये एक फोकस्ड अटेंशन हुआ कि एग्रीकल्चर सिर्फ सेल्फ सस्टेनिंग नहीं, इसको एक तो सरप्लस, दूसरा मार्केट ओरिएंटेड आप बेच सकते हो। जैसे आसाम का जौहर राइस, अब जैसे हमें पता है वो फ्रेग्रेंस वाला राइस, अब वो वाई कांट इट बीट और कम्पीट, इफ नॉट बीट, कम्पीट विथ बासमती। पूरा वर्ल्ड ओवर सब बासमती जानते हैं, लेकिन जौहर राइस मुझे नहीं पता अगर आप जानते थे या नहीं इससे पहले। नहीं। हाँ, तो वो आप जब बनाते हो तो वो खुशबू आती है। बिल्कुल। तो इसकी आप उसी चीज़ को डेवलप करो, इंटीग्रेट करो, इसमें सरकार का हेल्प चाहिए और हो रहा है अभी। जैसे मैंने कहा कि अब की बात नहीं है, कुछ डेकेड्स पहले ही शुरू हुआ कि एक तो आपको प्रोफेशनल स्किल दिया जाए, नॉलेज, फिर उसको मल्टी क्रॉपिंग पे लाया जाए कि एक फसल उगा लिया और आप खुश है, वैसे नहीं। लेकिन मल्टी क्रॉपिंग सब्जेक्ट टू वेदर कंडीशंस, क्योंकि हमारे यहाँ अभी मार्च अप्रैल से जो प्री मानसून शावर्स है, तब से लेके आपको अक्टूबर एंड तक बारिश होगी। कब फ्लैश फ्लड्स आ जाए, कब वो हो, तो वो कब मतलब पूरा आपका फसल नष्ट हो जाए, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन आप उससे कम से कम बचाव तो कर सकते हैं। मतलब आप पहले ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं कि आप बिल्कुल बर्बाद ना हो जाए। अगर आपके फसल नष्ट भी हो गए तो यू हैव सम बैकअप, सम सपोर्ट। तीसरा, जैसे मैंने कहा कि कनेक्ट, अभी मेरा ही एक पर्सनल फ्रेंड है जो कोकराझार में ही है, जो बैंक ऑफिसर, स्टेट बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर था और दिल्ली से पढ़ा हुआ है, और वो बहुत ही अच्छा वो पिगरी चला के पिग फार्मिंग कर रहे हैं, और वो एक्सपोर्ट भी अभी एक्सपोर्ट के लिए एम कर रहे हैं। तो ये जो चेंज ये पहले नहीं था, ये एक चैलेंज भी है, क्योंकि वो जो कल्चरली जो है लोग बड़ा सेल्फ सस्टेनिंग, बहुत कम चीज़ में खुश हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं। इस चीज़ को वो थोड़ा सा बदलना एक चैलेंज है पॉलिसी मेकर्स के लिए। जैसे बर्नाली जी है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में है, तो वो एज डिप्टी कमिश्नर शी कैन चेंज दैट पॉलिसी और एटलीस्ट गिव दैट एनकरेजमेंट। जो मतलब शुरुआत अभी करेंगे तो कुछ साल लगेंगे, लेकिन बदलेगा, और हमने वो बदलाव देखा है। मतलब जब यंग स्टूडेंट था और अब के उसमें मैंने काफ़ी, मतलब कभी तो पहले तो सोच भी नहीं सकता था कि कोई वहाँ से फार्मिंग करके एक्सपोर्ट करेगा। बस वही ट्रेडिशनल
टी और ऑयल। और वो टी और ऑयल वैसे मैं आपको बता दूं प्रीति जी, वो कोई स्मॉल इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसमें आपको बड़े मतलब ग्रुप्स आते हैं, वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, और वो भी चलाना, चाय का बागान चलाना भी उतना आसान नहीं है, वो भी बहुत चैलेंजिंग है। ठीक है रश्मि जी, जब असम की ख़ास तौर से बात करें तो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, इनका इकोनॉमी में अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो ये 25, 30 और 45% हो जाता है। टूरिज़्म को लेकर भी जो जिक्र की बात हो रही है, मैं समझना चाहूँगी कि तमाम चुनौतियाँ हैं, स्किल्ड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत कहीं ना कहीं टूरिज़्म सेक्टर में भी है, और जो मौसम की कभी ना कहीं मार पड़ती रहती है असम में और पूर्वोत्तर में, उसको भी देखना है। टूरिज़्म सेक्टर में किस तरह की संभावनाएं आप समझते हैं और किस तरह के चैलेंजेस हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर जो कहीं ना कहीं प्राकृतिक खूबसूरती है उसका खजाना पूर्वोत्तर में मौजूद है। देखिए, टूरिज्म सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत क्रिटिकल है, और इसके लिए सबसे दो कंडीशंस हैं। एक तो हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, दूसरी शांति व्यवस्था होनी चाहिए। और इन दोनों के होने के बाद अगर सरकार का इस पर ध्यान है, अगर उनका पॉलिसी मैट्रिक्स सही है, तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट अपने आप जनरेट हो सकता है। ये हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। मुझे अभी इसमें मुझे जहाँ तक मेरा असेसमेंट है, ये इस दिशा में काफ़ी पॉजिटिव चेंज आया है। नॉर्थ ईस्ट को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में प्रोजेक्ट किया जाने लगा है, और स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इस दिशा में काफ़ी सीरियसली कदम उठाए हैं। सारे राज्यों में एक अपना एक फेस्टिवल का माहौल बन रहा है। हर इस साल के एक नियत समय में हर राज्य पूर्वोत्तर का एक अपना फेस्टिवल करता है, और उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग शरीक हो रहे हैं। तो इस तरह से लोगों का आना जाना बढ़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट की जानकारी लोगों में बढ़ रही है, तो ये अच्छा है। लेकिन ये बहुत ही फ्लेजलिंग, और मैं कहें दिस इज अ बेबी स्टेप, वी नीड टू टेक इट मोर सीरियसली। और उसके लिए सबसे पहला कदम जो है वो कनेक्टिविटी को इंश्योर करना है। रेगुलर, रिलायबल एंड अश्योर्ड कनेक्टिविटी एट ऑल टाइम्स ऑफ द ईयर, and an availability of infrastructure in terms of housing and hotels and restaurants and transport facilities, ये धीरे धीरे बढ़ रही है। इसलिए इस दिशा में हमें एक फोकस तरीके से काम करना होगा। इसमें पॉलिसी इंसेंटिव्स देने होंगे ताकि प्राइवेट सेक्टर आगे आ सके, और नेचुरली एक बेडरॉक है शांति व्यवस्था, तो उस दृष्टिकोण से भी परिवर्तन तो बहुत आया है, और आशा है कि ये परिवर्तन स्थायी होगा। तो टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में पूर्वोत्तर का विकास होगा, और ये उसके इनकम का सबसे बड़ा जरिया होगा, अपार्ट फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज। मेरा अपना मानना है कि हमें इस रीजन का, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस तरीके से बाकी देश के इलाकों में कोस्टल रीजन्स में होता है, उस तरीके से नहीं करना चाहिए, ना ही उसमें इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए। इनकी अपनी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और इकोसिस्टम है, बेस्ड ऑन इकोसिस्टम एंड नेचुरल रिसोर्सेज, वी शुड डेवलप देम एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए प्राइवेट सेक्टर और पॉलिसी मैट्रिक्स की सही में पॉलिसी इंसेंटिव्स की आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है। और पर्यटन के क्षेत्र में अगर बात करें तो स्वदेश दर्शन योजना, डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022, राष्ट्रीय बास मिशन, कहीं ना कहीं इस तरह की कोशिशें हैं जो की जा रही हैं। और जब पर्यटन की बात कर रहे हैं वर्णाली जी, तो शांति व्यवस्था की बात का भी जिक्र कहीं ना कहीं रश्मि जी ने किया है। कोकराझार हम जानते हैं कि हिंसा से, दंगों से बहुत बुरी तरह से प्रभावित रहा है, और हाल में जितने भी शांति समझौते हमने देखे हैं उसका बहुत अच्छा असर हम पूर्वोत्तर के इलाकों में देख रहे हैं। हिंसा में कितनी तेजी से कमी आई है। तो थोड़ा अगर आप ज़मीनी हालात के बारे में हमें बताएं, जब हम शांति व्यवस्था की बात करते हैं, क्योंकि जब सांस्कृतिक नज़रिए से अगर हम देखें समझें तो पूर्वोत्तर में जो समुदाय हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े संवेदनशील हैं। ऐसे में इलाके में किस तरह की ज़मीनी हकीकत है और किस तरह का बदलाव है अगर शांति व्यवस्था की बात करते हैं तो? जी, अगर आप आंकड़ों को देखें, अगर आप फिगर्स को देखें तो कई सारे पॉइंट्स पे हम देख सकते हैं। एक तो ये है कि उग्रवाद की घटनाओं में क्या कमी रही है। तो लगभग
70% से अधिक कम हो गए हैं उग्रवाद के जो घटनाएं हैं। दूसरा है कि अटैक ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा बलों पे हमलों की घटनाएं कितनी कम हुई है, वो भी लगभग 60% कम हो गई है। जो डेथ ऑफ सिटीजन्स है वो अराउंड 89% पिछले सालों के अगर हम आंकड़े देखें तो इतने कम हो गए हैं। और पूरे अगर हम नॉर्थ ईस्ट का देखें तो लगभग 8000 से अधिक युवाओं ने आत्मसमर्पण किया है। यहाँ कोकराझार में अगर हम देखें, हमारे कई सारे कैंप्स हैं जहाँ पे जो पहले एनडीएफपी के युवाए थे, जो एनडीएफपी काडर थे या अल्फा के काडर्स है, उन लोगों ने सरेंडर किया है। और अब हम ये कोशिश कर रहे हैं प्रशासन की ओर से, और जो कि ये 6 शेड्यूल है तो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के तरफ से ये कोशिश की जा रही है। और इसमें हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने एक स्पेशल रोल लिया है। जो बीटीआर के प्रधान है, उन्होंने एक स्पेशल रोल लिया है कि ऐसे जो युवा और युवतियां दोनों मेल एंड फीमेल जो काडर्स रहे हैं, उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनको कैसे एक जो है उनको वो स्थिति में उनको दिया जाए जो कि अपने आप को, अपने जो फैमिली मेंबर्स है, उनका जो पालन पोषण कर सके। और साथ में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि इनको एज एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स हाउ कैन वी प्रोजेक्ट देम। तो ऐसे कई सारे जो स्कीम्स है उनमें हम कोशिश करते हैं कि इनको स्पेशली हम ट्राई करें कि इनके जो स्किल इंटरेस्ट है उनके हिसाब से कैसे इनको ट्रेनिंग दी जाए, या कैसे इनको एक बेसिक सीड मनी दिया जाए जिससे वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। और प्रैक्टिकली मैंने ऑलरेडी बताया है कि कई बार रात को 11 बजे, 12 बजे, 1-2 बजे भी जब हम लोग ट्रैवल कर रहे हो, कभी कभी हम लोग करते हैं लेट ट्रैवल, तो बहुत ही सेफ है। यहाँ कुछ प्रैक्टिकली भी कुछ ऐसे इश्यूज नहीं देखे जाते हैं। और असम पुलिस ने पिछले कई सालों में बहुत ही अच्छे से इसको कंट्रोल किया है कि यहाँ पे कभी अगर ऐसे इंसिडेंट्स हमको मिलते भी है, कैसे कंप्लेंट्स मिलते हैं, कोई एक्सटॉर्शन का थ्रेट है या इस तरीके का कुछ है, तो जनरली कुछ ही दिनों के अंदर में जो परपिट्रेटर्स है उनकी अरेस्ट पुलिस कर लेती है। तो आई वुड से जब मेरी एक्चुअली यहाँ पोस्टिंग हुई थी तो मेरे ही फैमिली मेंबर्स बोल रहे थे, लड़की हो तुम वहां कैसे जा रहे हो। पर प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखा है कि थिंग्स हैव रियली चेंज्ड। और आई वुड से कि कोकराझार या जो डिस्टर्ब्ड एरियाज असम के थे, अब बाकी जो नॉन डिस्टर्ब्ड एरियाज है उतना ही सेफ्टी यहाँ पे भी है। और इसके लिए जो है सरकार और पुलिस और प्रशासन, हम लोग स्पेशली ये मेजर्स लगातार लेते आए हैं और लेते रहेंगे कि ये सेफ्टी हम लोग हमारे जो सिटीजन्स है उनको दे सके। बिल्कुल। और इसी के साथ कहीं ना कहीं जो समय है मुद्दा आपका का वो पूरा हो गया है। और जाहिर तौर पर लंबे समय से हमने पूर्वोत्तर में देखा जो राजनीतिक अस्थिरता रही है और भौगोलिक चुनौतियां रही हैं, उन्हें कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए, उनसे पार पाते हुए जो उत्तर पूर्व है वो अब प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जो तमाम चैलेंजेस हैं जिनका जिक्र आप लोगों ने किया है, उन पर ध्यान देते हुए और तेजी से विकास के पथ पर उत्तर पूर्व आगे बढ़े, यही हम भी उम्मीद कर रहे हैं। संदीप फुगन जी आपका, आरा रश्मि जी आपका, वर्णाली जी आपका और राजीव जी में हमारे साथ जुड़े थे। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ मुद्दा आपका में जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अपनी राय, सुझाव, प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।